नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इंसान की उत्पत्ति और विकास की अद्भुत यात्रा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है समय के धागों में बुनी हुई, सितारों की धूल से सजी हुई और जीवन की अदम्य इच्छा शक्ति से प्रेरित। हम, आप और मैं इस विशाल ब्रह्मांड के नन्हे से कोने में बसे इस नीले ग्रह पर बसने वाले प्राणी एक ऐसी विरासत के वाहक हैं जो अरबों साल पुरानी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न तो पृथ्वी थी, न सूरज, न ही कोई आकाशगंगा, सिर्फ ऊर्जा और संभावनाओं का एक असीम सागर। इस यात्रा में हम समय के महासागर में गोता लगाएंगे, उस पहले क्षण से जब ब्रह्मांड ने अपनी आंखें खोली, उस पहली कोशिका के जन्म तक जिसने जीवन की लौ जलाई, और फिर उस लंबे, धीमे लेकिन निरंतर चलने वाले विकास के पथ पर जिसने हमें होमो सेपियंस को सोचने, समझने और अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने की क्षमता दी। ये कहानी सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों की नहीं है, बल्कि यह हमारे गहरे जुड़ाव की कहानी है, एक दूसरे से, इस ग्रह से और इस पूरे ब्रह्मांड से। हम सब एक ही महाकाव्य के पात्र हैं, एक ही कहानी के हिस्से। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हम विज्ञान की नजरों से देखेंगे कि कैसे शून्य से शिखर तक एक साधारण कोशिका से लेकर आज के आधुनिक मानव तक का यह सफर तय हुआ। हम जानेंगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और शायद यह भी कि हम कहां जा रहे हैं। ये सिर्फ ज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि आत्म खोज की भी यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत की इस अविश्वसनीय कहानी को। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक ऐसे बिंदु से जो हमारी कल्पना से भी परे छोटा था, एक महाविस्फोट हुआ। इसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह कोई धमाका नहीं था जैसा हम समझते हैं, बल्कि यह अंतरिक्ष और समय का ही जन्म था। उस एक क्षण में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारे नियम और भविष्य में बनने वाले हर सितारे, हर ग्रह, हर जीवन का बीज समाहित था। कल्पना कीजिए, एक असीम अंधकार और फिर अचानक प्रकाश का, पदार्थ का और संरचना का उदय। पहले कुछ लाख वर्षों तक ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे। सिर्फ मूलभूत कणों का एक उबलता हुआ सूप था। धीरे धीरे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा होता गया, हाइड्रोजन और हीलियम के पहले परमाणु बने। गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य शक्ति जो हर चीज को एक दूसरे की ओर खींचती है, ने इन गैसों के बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन बादलों के भीतर दबाव और तापमान इतना बढ़ा कि तारों का जन्म हुआ। हमारी अपनी आकाशगंगा, मंदाकिनी और खरबों अन्य आकाशगंगाओं में चमकते हुए परमाणु भट्टियां। इन तारों के गर्भ में ही भारी तत्व बने, वे तत्व जिनसे आज हम और हमारी पृथ्वी बनी है। और लगभग 4.5 अरब साल पहले इसी ब्रह्मांडीय धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल से हमारे अपने तारे, सूरज और उसके चारों ओर हमारे नीले ग्रह पृथ्वी का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं थी, यह एक संभावना थी, जीवन के लिए एक मंच। जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी तो यह आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक धधकता हुआ गोला थी जिस पर लावा की नदियां बहती थीं, ज्वालामुखी फटते थे और आसमान में लगातार बिजलियां कड़कती थीं। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जैसी गैसें थीं। ये किसी भी जीवन के लिए एक नरक जैसा माहौल था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। करोड़ों वर्षों तक धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जो बर्फीले पानी और कार्बनिक अणुओं से लदे थे, पृथ्वी से टकराते रहे। उन्होंने हमारे महासागरों को पानी दिया और जीवन के लिए जरूरी रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी लाए। इन्हीं प्राचीन महासागरों में, जो शायद उथले और गर्म रहे होंगे, एक चमत्कार हुआ। सूरज की पराबैंगनी किरणों, बिजली की कड़क और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी और रसायनों के बीच कुछ खास अणु आपस में जुड़ने लगे। वे और जटिल होते गए और फिर किसी अज्ञात क्षण में लगभग 3.8 से 4 अरब साल पहले पहली जीवित कोशिका, सेल बनी। यह कोई विकसित जीव नहीं था, बल्कि एक साधारण सी संरचना थी जो खुद की नकल बना सकती थी और अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा ले सकती थी। हम इसे ल्यूके कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी सभी जीवित प्राणियों का अंतिम साझा पूर्वज। यहीं से, इसी एक कोशिका से पृथ्वी पर जीवन की महान और विविधतापूर्ण यात्रा शुरू हुई। उस पहली कोशिका, लूका के जन्म के बाद जीवन एक बेहद धीमी लेकिन निश्चित गति से आगे बढ़ा। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर केवल सूक्ष्म जीवों का राज्य रहा, बैक्टीरिया और आर्किया जैसे एकल कोशिकीय जीव। उन्होंने धीरे धीरे इस ग्रह को बदलना शुरू किया। कुछ ने तो प्रकाश संश्लेषण करना भी सीख लिया, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन आने लगी। ये ऑक्सीजन
जो शुरू में कई जीवों के लिए जहरीली थी, बाद में अधिक जटिल जीवन के विकास के लिए ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बनी। फिर लगभग 2 अरब साल पहले एक और क्रांतिकारी घटना घटी। कुछ कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करने लगी और इस तरह बहुकोशिकीय जीवों मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का उदय हुआ। यह विकास की दौड़ में एक बड़ा कदम था। बहुकोशिकीय जीव अधिक बड़े और जटिल हो सकते थे। वे विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं विकसित कर सकते थे। समुद्रों में पहले स्पंज और जेलीफिश जैसे सरल जीव आए। फिर लगभग 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जीवन में एक अद्भुत विविधता आई। मछलियां विकसित हुईं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। कुछ मछलियों ने फेफड़े विकसित किए और वे पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने की कोशिश करने लगी। ये पहले उभयचर एम्फिबियंस थे। उनसे रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स विकसित हुए, जो जमीन पर रहने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित थे। और फिर डायनासोरों के युग के दौरान पहले स्तनधारी मैमल्स छोटे रात्रिचर जीवों के रूप में प्रकट हुए, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे और गर्म खून वाले थे। चैप्टर 4। आदिकालीन मानव के पूर्वज, हमारे प्राचीन रिश्तेदार। वानर से मानव की ओर स्तनधारियों के विकास के बाद जीवन का वृक्ष और भी फैलता गया और एक शाखा प्राइमेट्स की ओर बढ़ी। बंदर, वनमानुष और हम इंसान इसी समूह का हिस्सा हैं। लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद प्राइमेट्स को विकसित होने का सुनहरा मौका मिला। वे पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित थे। उनकी आंखें सामने की ओर थीं, जिससे वे गहराई का अंदाजा लगा सकते थे और उनके हाथों में पकड़ने की क्षमता थी। अफ्रीका, जिसे अक्सर मानव जाति का पालना कहा जाता है, में कई अलग अलग प्रकार के वानर प्रजातियां विकसित हुई। इनमें से कुछ लगभग 70 से 60 लाख साल पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरी। वे 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना सीखने लगे। यह एक क्रांतिकारी कदम था। 2 पैरों पर चलने से ऊर्जा बचती थी। हाथ औजार उठाने और इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो गए और वे दूर तक देख सकते थे। सबसे पुराने झांत मानव जैसे जीवों में से एक है साहेलैंथ्रोपस चैटेंसिस, जिसके जीवाश्म लगभग 70 लाख साल पुराने हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी प्रजातियां आईं, जैसे कि प्रसिद्ध लूसी, जो लगभग 32 लाख साल पहले रहती थी। ये हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे, बल्कि हमारी वंशावली की महत्वपूर्ण कड़ियां थीं। वे अभी भी वानर जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चलने का ढंग और दांतों की संरचना मानवों की ओर इशारा कर रही थी। धीरे धीरे मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया और वे और अधिक मानव जैसे बनते गए, अंततः होमोजीनस के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करते हुए। चैप्टर 5। होमोसेपियंस का उद्भव, हमारा उदय। होमोसेपियंस की कहानी होमोजीनस के आगमन के साथ हमारे पूर्वजों ने उन विशेषताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिन्हें हम आज मानवीय कहते हैं। लगभग 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव प्रकट हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह प्रजाति पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल करने में माहिर थी। ये औजार साधारण थे, लेकिन उन्होंने मांस को काटने, हड्डियों को तोड़ने और पौधों को संसाधित करने में मदद की, जिससे उनके आहार में महत्वपूर्ण बदलाव आए। औजारों का उपयोग मस्तिष्क के विकास को और बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि इसके लिए योजना, समन्वय और सीखने की आवश्यकता होती थी। इसके बाद लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा मानव का उदय हुआ। यह प्रजाति होमो हैबिलिस से अधिक लंबी थी। उसका मस्तिष्क बड़ा था और वह आग का प्रयोग करना जानती थी। आग पर नियंत्रण एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने गर्मी और सुरक्षा प्रदान की, भोजन को पकाना संभव बनाया, जिससे पोषक तत्व आसानी से मिल सकें, और सामाजिक जीवन को भी बढ़ावा दिया। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैलने वाली पहली मानव प्रजाति भी थी। और फिर लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर विकास की इस लंबी श्रृंखला की सबसे नई कड़ी का जन्म हुआ होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव, हम आधुनिक इंसान। हमारा मस्तिष्क और भी बड़ा और जटिल था और हम भाषा, कला और संस्कृति विकसित करने में सक्षम थे। चैप्टर 6। इंसानों का दुनिया भर में फैलाव, एक वैश्विक प्रजाति। अफ्रीका से दुनिया के कोने कोने तक होमो सेपियंस यानी हम अफ्रीका में विकसित हुए, लेकिन हम वहीं तक सीमित नहीं रहे। हमारे अंदर एक अदम्य जिज्ञासा थी, नई जगहों को खोजने और नए संसाधनों का उपयोग करने की एक सहज प्रवृत्ति।
लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के छोटे छोटे समूह अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू हुए। ये कोई एक संगठित प्रवास नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी। वे शायद भोजन और पानी की तलाश में, या बदलते मौसम के कारण, या बस अपनी सीमाओं का विस्तार करने की इच्छा से आगे बढ़ते गए। उन्होंने सबसे पहले मध्य पूर्व का रुख किया और वहां से वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए। लगभग 50,000 साल पहले तक वे एशिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंच चुके थे। कुछ समूह दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए नावों या अस्थायी पुलों के जरिए लगभग 40,000 से 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यह उस समय की समुद्री यात्रा की एक अद्भुत उपलब्धि थी। यूरोप में वे लगभग 45,000 साल पहले पहुंचे, जहां उन्हें निएंडरथल मानवों का सामना करना पड़ा, जो पहले से ही वहां रह रहे थे। और अंत में शायद बेरिंग लैंड ब्रिज के रास्ते, जो उस समय एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता था, वे लगभग 15,000 से 20,000 साल पहले अमेरिका पहुंचे। इस वैश्विक फैलाव के दौरान हमारे पूर्वजों ने कठोर मौसम, विशाल भौगोलिक बाधाओं और खतरनाक जानवरों का सामना किया, लेकिन उनकी अनुकूलन क्षमता, बुद्धिमत्ता और सहयोग ने उन्हें हर चुनौती पर विजय पाने में मदद की, और उन्होंने हर महाद्वीप पर अपनी सभ्यता की नींव रखी। हजारों वर्षों तक हमारे होमो सेपियंस पूर्वज शिकारी संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। वे छोटे छोटे घुमंतु समूहों में रहते थे, भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। लेकिन लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि मध्य पूर्व की उपजाऊ घाटी, चीन और मेसो अमेरिका में, एक क्रांति हुई जिसे हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। इंसानों ने पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। यह कृषि की शुरुआत थी और इसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कृषि ने भोजन का एक स्थिर और अधिशेष स्रोत प्रदान किया। अब लोगों को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। वे एक ही स्थान पर बस सकते थे। इससे गांवों का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे शहर बनने लगे। जनसंख्या बढ़ने लगी और समाज अधिक जटिल होते गए। श्रम का विभाजन हुआ, नए कौशल विकसित हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और धातु का काम करना। इसी नींव पर मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, मिस्र और चीन जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ। इन सभ्यताओं ने लेखन प्रणाली, कानून, संगठित धर्म, कला, वास्तुकला और हाँ, दुर्भाग्य से संगठित युद्ध की भी नींव रखी। ये मानव समाज के संगठन और संस्कृति का एक नया अध्याय था। और इस तरह लाखों वर्षों के विकास और हजारों वर्षों की सभ्यता के बाद हम आज यहां हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, यानी अति बुद्धिमान मानव। यह उप प्रजाति का नामकरण हमारी आत्मचेतना और हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान को दर्शाता है। पिछली कुछ सदियों में, विशेष रूप से वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद, मानव जाति ने प्रगति की ऐसी छलांग लगाई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमने प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू किया, बीमारियों पर विजय पाई और अपने जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार किया। हमने भाप इंजन से लेकर इंटरनेट तक और टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक अद्भुत तकनीकें विकसित की हैं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी पहुंच अंतरिक्ष तक है। हम दूसरे ग्रहों पर रोवर भेज रहे हैं और ब्रह्मांड के किनारों को झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हम डीएनए के स्तर पर जीवन के कोड को संपादित करने की क्षमता रखते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को और भी बदल सकती हैं। लेकिन इस अपार शक्ति के साथ अपार जिम्मेदारी भी आती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और परमाणु हथियारों का खतरा जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। हमारी बुद्धिमत्ता ने हमें यहां तक पहुंचाया है और अब यह देखना है कि क्या हमारी बुद्धिमत्ता और विवेक हमें एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। जीवाश्मों और पुरातात्विक खोजों के अलावा हमारे अपने शरीर के भीतर एक अद्भुत कहानी छिपी हुई है जो हमारे डीएनए में लिखी है। पिछले कुछ दशकों में आनुवंशिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने मानव उत्पत्ति और प्रवासन के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हमारे डीएनए का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे अतीत की कड़ियों को जोड़ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि हम सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि दुनिया भर के सभी मनुष्यों का मातृपक्षीय वंश एक ही महिला से जुड़ा है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है। वह लगभग 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी।
इसी तरह सभी पुरुषों का पितृपक्षीय वंश एक ही पुरुष से जुड़ा है, जिसे वाई क्रोमोसोम एडम कहा जाता है, जो शायद माइटोकॉन्ड्रियल ईव के कुछ समय बाद अफ्रीका में ही रहता था। इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय केवल वे ही दो इंसान थे, बल्कि यह कि आज जीवित सभी मनुष्यों की वंश बेल अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। डीएनए के विश्लेषण ने इस बात की भी पुष्टि की है कि आधुनिक मानवों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और यहीं से हमारे पूर्वज दुनिया के बाकी हिस्सों में फैले। इसे आउट ऑन ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहते हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाण हमें याद दिलाता है कि त्वचा के रंग, भाषा या संस्कृति के मतभेदों के बावजूद हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है, जिनकी जड़ें एक ही मिट्टी में हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हम कैसे बने, लेकिन सदियों से दुनिया भर की संस्कृतियों ने यह समझाने की कोशिश की है कि हम क्यों बने और हमारी उत्पत्ति का अर्थ क्या है। विभिन्न धर्मों और पौराणिक कथाओं में मानव जाति की उत्पत्ति की अपनी अपनी कहानियां हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में मनु और श्रद्धा को मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, जिनसे वर्तमान मनवंतर की शुरुआत हुई। सृष्टि की कई अन्य कथाएं भी हैं जो ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। ये कथाएं अक्सर गहरे दार्शनिक और नैतिक संदेशों से भरी होती हैं, जो जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस्लाम में हजरत आदम को पहला मानव माना जाता है, जिन्हें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। हव्वा को उनकी पसली से बनाया गया। ईसाई और यहूदी धर्मों में भी एडम और ईव की कहानी है, जिन्हें ईश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में रचा था। ये और ऐसी अनगिनत अन्य सांस्कृतिक कथाएं भले ही वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित न हो, मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, हमें नैतिकता और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है और जीवन के बड़े सवालों का जवाब देने का एक प्रयास करती है। वे विज्ञान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि मानव अस्तित्व के एक अलग पहलू को संबोधित करती है, अर्थ और आस्था का पहलू, आकार। तो यह थी हमारी कहानी, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर आज के होमो सेपियंस तक। हमने देखा कि कैसे तारों की धूल से जीवन पनपा, कैसे एक साधारण कोशिका ने विकास की लंबी और जटिल यात्रा तय की, और कैसे हमारे पूर्वजों ने चुनौतियों का सामना करते हुए इस ग्रह पर अपनी पहचान बनाई। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विनम्र बनाती है, यह सोचकर कि हम कितने विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, और साथ ही यह हमें गौरवान्वित भी करती है कि हम उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने ही अस्तित्व पर विचार कर सकती है। यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। विकास एक सतत प्रक्रिया है और मानव सभ्यता भी लगातार बदल रही है। आज हमारे सामने जो चुनौतियां और अवसर हैं, वे हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। क्या हम अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए करेंगे? क्या हम अपने ग्रह की देखभाल करेंगे जिसने हमें पोषित किया है? ये सवाल हमारे सामूहिक विवेक पर निर्भर करते हैं। हमारी कहानी का अगला अध्याय हमें ही लिखना है और यह हम पर निर्भर करता है कि वह कैसा होगा। तो दोस्तों, ये थी इंसान की उत्पत्ति और विकास की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमेशा सीखते रहें, हमेशा सवाल पूछते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और जानने की हमारी प्यास भी। धन्यवाद।